नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के बारे में। 2019 में ये काफी चर्चित था जब पेरू में इसने अपनी भयावह व्यापकता का प्रदर्शन किया। हाल ही में भारत के शहर पुणे में इससे पीड़ित कुछ रोगियों के मामले सामने आए हैं, जिसमें 110 से ज्यादा लोग इससे पीड़ित हो चुके हैं। एक मृत्यु का समाचार भी हाल ही में आया है। आपको बता दें कि 110 से ज्यादा मामलों में 73 से ज्यादा पुरुष और 37 के तकरीबन महिलाओं को इसने अपने चपेट में लिया है। ऐसे में आज हम समझेंगे कि वास्तव में ये गुइलेन-बेरे सिंड्रोम होता क्या है, इसके खतरे के बारे में क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या इससे बचने के उपाय होते हैं। साथ ही साथ ये सिंड्रोम होता क्या है। तो आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत कि गुइलेन-बेरे सिंड्रोम का जो बढ़ता खतरा है, इसी के बीच इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे चर्चा के बिंदु आज के क्या होंगे, तो खबर की बात हमने की, चर्चा में क्यों है, इस वजह से ही है कि भारत के शहर पुणे में, महाराष्ट्र में पुणे जो है मुंबई के बाद सबसे बड़ा शहर है और वहां पर इसने 110 लोगों को अपने चपेट में लिया है। मृत्यु का समाचार भी आया है। इसका मतलब इसका बढ़ता खतरा इसको चर्चा में लेकर आया है। पेरू में जब ये अपनी भयावहता प्रदर्शित किया था इसने, तो वहां पर आपातकाल लागू करना पड़ा था। तो इस वजह से यहां भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है और इसको जानने की जरूरत है। क्या है गुइलेन-बेरे सिंड्रोम, इसको हम समझेंगे, इसका कारण क्या है उसको भी देखेंगे, इलाज क्या इसका हो सकता है उस पर भी विचार करेंगे और अंत में एक अभ्यास प्रश्न, जैसा कि आप जानते हैं कि पीवाईक्यू की महत्ता को देखते हुए एक पीवाईक्यू प्रश्न होगा और एक प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा के लिहाज से होगा। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब आ चुकी हैं नोएडा में और इस यहाँ पर नए बैच का प्रारंभ हो रहा है। आईएसडीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स प्लस मेंस कोर्स ऑफलाइन बैच का हिंदी माध्यम का बैच 21 फरवरी सुबह 11:30 बजे से और अंग्रेजी माध्यम का जो बैच है वो 17 फरवरी शाम 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। इससे संबंधित किसी भी क्वेरी के लिए 8750187501 पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं खबर की। तो खबर है गुइलेन-बेरे सिंड्रोम केसेस राइज टू 110 इन पुणे। पुणे में इसका बढ़ता मामला है। 27 जनवरी 2025 को ये उस रिपोर्ट के अनुसार हम बात कर रहे हैं, जहां पर 9 संदिग्ध मामले और दर्ज किए गए 27 जनवरी को। इस तरह से इसकी संख्या 110 से ऊपर अब चली गई है। इसमें 73 पुरुष 37 महिलाओं के साथ हैं और इसके प्रकोप का अनुभव 2019 में पेरू में भी हुआ है। तो समझते हैं क्या है गुइलेन-बेरे सिंड्रोम। दरअसल अगर इस सिंड्रोम की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि सिंड्रोम क्या होता है। तो दरअसल सिंड्रोम और बीमारी में थोड़ा अंतर होता है। सिंड्रोम की अगर बात करें तो ये ग्रीक शब्द है और इसका मतलब होता है एक साथ चलना। इसका मतलब कि कुछ लक्षणों का ऐसा समूह होता है जो एक साथ चलता है। इसमें से कोई जरूरी नहीं है कि उसमें से सारे लक्षण किसी व्यक्ति में दिखाई दें, लेकिन लक्षणों के उन समूहों में से अगर 2 या उससे अधिक अगर दिखाई देते हैं तो यह माना जाता है कि उस सिंड्रोम के प्रभाव में कोई व्यक्ति है। और बीमारी में क्या होता है, उसका कारण हमको पता होता है। इसमें कारण हमें पता नहीं होता है उसका कारण क्या है, इसीलिए इसको सिंड्रोम कहते हैं। तो ऐसे ही सिंड्रोम की हम चर्चा आज कर रहे हैं, गुइलेन-बेरे सिंड्रोम की। अब देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो जीबीएस अर्थात गुइलेन-बेरे सिंड्रोम, इसको शॉर्ट में हम जीबीएस कहेंगे, एक बहुत ही दुर्लभ किस्म का ये हम सिंड्रोम इसको कह सकते हैं। क्योंकि दुर्लभ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1 लाख लोगों में 1 लोगों में ये पाया जाता है, इसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसलिए इसको दुर्लभ कहा जाता है। ये एक ऑटो इम्यून विकार है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसका मतलब ये हुआ कि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो हमको, प्रतिरक्षा तंत्र हमारा जो होता है वो हमको किसी भी बाहर के रोग से लड़ने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर का एक सुरक्षा कवच होता है, चाहे वो बैक्टीरिया का हमला हो, चाहे वो वायरस का अटैक हो, चाहे अन्य हानिकारक तत्वों का अटैक हो। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करेगा, हमारे लिए सुरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। लेकिन इसमें जब इस रोग से कोई व्यक्ति पीड़ित होता है तो ऑटो इम्यून विकार का मतलब हुआ कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, अर्थात हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे ही शरीर की कोशिकाओं पर जब अटैक करने लगता है तो उसको कहते हैं ऑटो इम्यून विकार अर्थात ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो इसी प्रकार की ये एक दुर्लभ बीमारी है जो कि प्रतिरक्षा प्रणाली, हमारे ही शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली जिसका काम है सुरक्षा करना, अब अपने ही देश का सैनिक अपने ही देश के रक्षा न करके अपने ही देश के लोगों को क्षति पहुंचाने लगे। तो उसी प्रकार का मामला यहां पर होता है कि हमारा अपने शरीर का इम्यून सिस्टम ही हमारे स्वस्थ कोशिकाओं को ही क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और ये जो होता है, जो
परिधीय तंत्रिका तंत्र है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्रेन है, ब्रेन के बाद स्पाइनल कार्ड है और स्पाइनल कार्ड से ये नर्व्स जो होती हैं वो कनेक्ट होती हैं, जो कि बाहरी शरीर में। अब ये क्या करता है, इसी को प्रभावित करने लगता है। इस तरह से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसको प्रभावित करने की वजह से जो सूचनाएं आती हैं, क्योंकि ब्रेन से जो सूचनाएं आती हैं या हमारे जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसके थ्रू जो सूचनाएं आती हैं, उसको सूचनाओं को पूरे शरीर में जब ये सूचनाएं पहुंचेंगी तभी हमारे शरीर के विभिन्न अंग सक्रिय होंगे, काम करेंगे। अगर कोई भी हमको सूचना लेनी है, कोई मांसपेशियों को गतिशील करने के लिए कोई भी चीज हम छूते हैं, अगर वो हमको गर्म महसूस होती है तो हाथ कैसे हटता है, क्योंकि उसके लिए ब्रेन से एक सूचना आती है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से होकर नर्व्स के थ्रू हमारे शरीर में फैलती है और फिर उसको छूने पे हम अपने हाथ को हटाने की सूचना को फिर ग्रहण करते हैं और हाथ हटा लेते हैं। लेकिन जब यही सूचना तंत्र ही डिस्ट्रॉय होने लगेगा तो फिर क्या होगा, फिर हमको उसका नुकसान होगा। तो इसमें कुछ ऐसा ही होता है। इसके लक्षण में क्या होता है, तो लक्षण देखिए, इसमें शुरुआत में मांसपेशियों में हमको कमजोरी महसूस होगी, फिर दर्द होगा, सुन्नता होगी और 6 से 12 माह तक रहने वाले एक पैरालिसिस का भी हम शिकार हो सकते हैं। बहुत विशेष अगर गंभीर मामला होता है तो वहां पर आपकी मृत्यु हो सकती है, हालांकि जनरली नहीं होती है। ये सिंड्रोम बेसिकली जो मांसपेशियों की गति होती है, दर्द होता है, तापमान या स्पर्श संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार जो तंत्रिका होती हैं उनको प्रभावित करता है। हालांकि किसको हो सकता है, तो ये वयस्कों या पुरुषों में अधिक सामान्य है, लेकिन ये किसी भी उम्र के व्यक्ति में हो सकता है। अमूमन 30 से 50 वर्ष के लोगों को ये हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक नर्व जो फाइबर है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्रेन है और ब्रेन से स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड से ये ढेर सारी यहाँ पर नर्व्स फैले हुई हैं हमारे शरीर में। अब बेसिकली अगर कोई नर्व के आस ऊपर जो फाइबर है अगर हेल्दी कंडीशन में होगा तो इस प्रकार दिखाई देगा, लेकिन अगर ये क्षतिग्रस्त होगा, जब अपना ही सुरक्षा तंत्र उसको क्षतिग्रस्त करने लगेगा तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो नर्व्स फाइबर होते हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय कंडीशन में आपको दिखाई देंगे। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो मस्तिष्क होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो बाहर के शरीर के अंगों से कनेक्ट होती है, ऊतकों से जुड़ी हुई होती है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बाकी हिस्सों से ये जोड़ने का काम नर्व्स करते हैं। अब मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो भी संकेत होता है उसको ये ग्रहण करते हैं और विभिन्न शरीर के भागों में फैलाते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में भेजना इनका काम होता है उन संकेतों को, और उसी के आधार पर हमारा शरीर काम करता है, चाहे वो तापमान हो, दर्द हो, किसी प्रकार का दबाव हो, और फिर मांसपेशियों को गति देने के लिए ये सूचना तंत्र पूरी तरह से काम करता है। लेकिन जब ये सिस्टम, हम कह सकते हैं कि ये वायर ही अगर खराब हो जाएगा तो उस वायर से कोई भी सूचना नहीं जा सकेगी। तो ये हमारे शरीर का एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा जो सूचना तंत्र है वही डिस्ट्रॉय होने लगता है। और ये किसको प्रभावित करता है, तो प्रभावित करता है 30 से 50 वर्ष के लोगों को। वैसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन 30 से 50 वर्ष के लोगों में विशेष रूप से इसको देखा जाता है। कारण की अगर बात कर लें, काजेस क्या है, तो देखिए इसका सटीक कारण अभी भी अज्ञात है, मुख्य कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। लेकिन विशेष रूप से ऐसा माना जाता है कि जो इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, उस दशा में इसके होने की जो चांसेस, उसके होने के जो हम कह सकते हैं कि होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। WHO कहता है कि जीबीएस अक्सर जो है जीवाणु या विषाणु संक्रमण के बाद होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, अगर आपको किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसी दशा में आपको जीबीएस से पीड़ित होने की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि ये इन्फेक्शन ही क्या करेंगे, हमारे शरीर के जो हमारा तंत्र, हमारा जो सुरक्षा कवच है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको, हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। और जब इम्यूनिटी प्रभावित होती है तो जीबीएस होने का ज्यादा चांस होता है। साथ ही साथ कैंपिलोबैक्टर जेजुनी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि जीबीएस का एक सामान्य ट्रिगर है। ट्रिगर का मतलब कि इसको और बढ़ावा देने वाला तत्व है। तो हम कह सकते हैं कि एक इसका नाम भी आप याद रख लें कि ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, कैंपिलोबैक्टर जेजुनी। कैंपिलोबैक्टर जेजुनी क्या है, ये एक ऐसा सामान्य ट्रिगर है। मतलब ये अगर आपके शरीर में आया तो ये इसको, जीबीएस को बढ़ाने के लिए और उत्तरदायी होता है। अब संक्रमण के बाद क्या होगा, आपका प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो शरीर पर हमला करना शुरू कर देती है। मतलब हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सुरक्षा न करके हमारे शरीर के लिए ही हानिकारक हो जाती है। तो मुख्य रूप से ये बीमारी में एक बड़ी चिंताजनक बात होती है। हालांकि कुछ ऐसे दुर्लभ मामले हैं जहां ये कहा जाता है कि टीकाकरण भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन वास्तव में टीकाकरण जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि जो जीबीएस का खतरा जो फ्लू के थ्रू जो हमारे शरीर में संक्रमण होता है, जो इन्फेक्शन होता है, वास्तव में वो जिम्मेदार होता है, बल्कि फ्लू को ठीक करने के लिए लगाए जाने वाले टीके इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते। ये हालांकि कुछ एक अध्ययन ऐसा कहते हैं कि टीकाकरण भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन
हालांकि जो सर्वमान्य तथ्य है वो यही है कि टीकाकरण नहीं बल्कि जिस फ्लू का प्रभाव हमारे शरीर पर होता है उसको ठीक करने के लिए हमें टीका दिया जाता है, वास्तव में वो प्रभाव उस फ्लू का होता है। साथ ही साथ अगर सर्जरी आपके शरीर में किसी प्रकार की होती है तो ऐसी दशा में भी ये एक हम कह सकते हैं कि ऐसे मामलों में भी आपको जीबीएस हो सकता है। अब देखिए ये बच्चों को भी हो सकता है, बुजुर्गों को भी हो सकता है, लेकिन जो ज्यादातर जो प्रवृत्ति देखी जाती है वो देखी जाती है टेंडेंसी 30 से 50 वर्ष के बीच में, इन लोगों को ये ज्यादा प्रभावित करता है। अब सवाल उठता है कि इसका उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए इसके ट्रीटमेंट के तरीकों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से इसके दो हैं, वैसे तीन विधियां हैं। अब इस पर नजर डालते हैं। तो पहली विधि जो है आपकी है वो है प्लाज्माफेरेसिस। प्लाज्माफेरेसिस क्या होती है? तो देखिए इसके लिए आपको जानना होगा कि प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा का मतलब आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पर समझिए कि कोई भी अगर गाड़ी है, कोई वाहन है, वो चलती है, किससे चलती है? ईंधन से चलती है, पेट्रोल या डीजल से चलती है। अब अगर पेट्रोल या डीजल ही उसको चलाने के लिए जिम्मेदार है और पेट्रोल या डीजल ही अगर खराब हो जाए तो क्या होगा? उस पेट्रोल डीजल को हमको रिप्लेस करना होगा और शुद्ध पेट्रोल भरना होगा। जैसे वायुयान होते हैं, वायुयान में एकदम शुद्धतम जो ईंधन है वो भरा जाता है। अगर उसमें विकृति होगी तो वायुयान ठीक प्रकार से उड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी ऑक्टेन संख्या जितनी बेहतर होगी वो उतना अच्छा ईंधन होगा। तो ऐसी दशा में अब हमारे शरीर में अगर हम बात करें तो होता है ब्लड होता है, और ब्लड में होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त में एक तरल पदार्थ होता है जो रक्त में लगभग 55% होता है, और इस प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है? पानी होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और इस प्रोटीन में भी कई चीजें होती हैं, जैसे एल्बुमिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, जो कि हमारे शरीर की सुरक्षा का काम करते हैं। बेसिकली हमारे शरीर में जो भी बाहर से संक्रमण होता है उससे हमारी रक्षा करने का काम करते हैं। तो बेसिकली जो प्लाज्मा है, और प्लाज्मा ही उसी में क्या होता है? एंटीबॉडी बनेगा जो कि हमारे शरीर की रक्षा करेगा। तो जब सुरक्षा करने वाले तत्व में ही विकृति आ जाए तो क्या करते हैं? फिर उस प्लाज्मा को, अगर हम कह लें कि जैसे गाड़ी के पेट्रोल को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, वैसे हमारे बॉडी में प्लाज्मा को ही हम निकाल लेते हैं और फिर उसकी जगह हम दूसरे तरल पदार्थों को जो कि शुद्ध रूप में होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए ठीक होंगे, उसकी जगह हम उसको रिप्लेस करते हैं। तो पहली तकनीकी ये होती है कि जिसमें जब हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम ही गड़बड़ हो गया तो इसमें प्लाज्मोफेरेसिस जो टेक्निक है ये काम आती है। इसमें एक चिकित्सा प्रक्रिया होती है जो कि रक्त का तरल हिस्सा जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं वो शरीर से निकाल लिया जाता है और निकाले गए प्लाज्मा को दूसरे तरल पदार्थ जैसे कि प्रोटीन सॉल्यूशन से बदल दिया जाता है। अब ये क्या करेगा? अब ये हमारी जो भी बीमारी होगी उससे लड़ने में हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारे ही ऊपर हमला कर रही थी, बेसिकली वो प्लाज्मा में उपस्थित जो चीजें थी वही सुरक्षा करती हैं, और वही विकृत हो गई थी तो हमने उसी को चेंज कर दिया। तो ये एक तकनीकी होगी और फिर से हमारा शरीर जो है वो एंटीबॉडी बनाएगा और उसके खिलाफ ठीक प्रकार से लड़ेगा। इसका मतलब जो सैनिक है वो उनको हमने करेक्ट कर दिया है, जो गड़बड़ सैनिक थे उनको हमने बाहर कर दिया। तो पहली तकनीक ये थी। दूसरी है इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी। अब इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी में क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं कि जो मरीज होता है उस मरीज के शरीर में ही हम एंटीबॉडी जो होगी अर्थात जो प्रतिरक्षा प्रोटीन होगी उसको और इंजेक्ट कर देते हैं, उसको और डाल देते हैं, ताकि उसको और शक्ति मिल सके, उसको और बल मिल सके, ताकि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती मिल सके। शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको और स्टेबिलिटी मिले, वो और बैलेंस हो सके। इसके लिए ये हम करते हैं कि इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी के अंतर्गत जो एंटीबॉडी होता है, प्रतिरक्षा प्रोटीन जो होता है, वो मरीज के शरीर में ही इंजेक्ट कर दिया जाता है और एंटीबॉडी शरीर की रक्षा प्रणाली को फिर मजबूत करता है और गलत तरीके से जो हमला हो रहा था हमारे ही ऊपर, उस हमले से ये विधि रोकने का काम करती है और तेजी से जो मरीज होता है उसकी रिकवरी होने में सहायता मिलती है। तो ये दूसरी तकनीकी है। और तीसरी तकनीकी है कि फिजिकल थेरेपी, जिसको फिजियोथेरेपी कहते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि फिजियोथेरेपी में क्या होगा कि व्यायाम होगा और व्यायाम के द्वारा हमारी जो मसल्स होंगी, जो इम्यूनिटी होगी वो बढ़ेगी। आप जानते हैं कि जब भी फिजिकल एक्टिविटी होती है तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी जो होती है वो बढ़ती है। जैसे आपने सुना होगा कि जब किसी को सर्पदंश होता है तो सर्पदंश की जो दवा बनती है वो कैसे बनती है? बेसिकली वो घोड़े के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। सर्प का जो विष होता है वो घोड़े के अंदर इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि घोड़े के अंदर ऐसी एंटीबॉडी बनती है जो कि उस विष से लड़ सके, और फिर घोड़े को दौड़ाया जाता है, घोड़े से श्रम कराया जाता है जिससे कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगे। और जब वो बनने लगता है तो फिर उसको निकालते हैं और उसको हम सर्प से काटने की दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके अगेंस्ट उसकी इम्यूनिटी का ही परिणाम होता है जो कि बनता है एंटीबॉडी के रूप में। तो यहां पर व्यायाम का बहुत रोल होता है। व्यायाम करने से छोटे मोटे रोग तो आपको वैसे ही नहीं होंगे, इसीलिए दैनिक जीवन में आपको अपने व्यायाम को जरूर शामिल करना चाहिए। तो देखिए यहां पर जो प्लाज्मोफेरेसिस पहली तकनीकी थी, इसमें हम क्या कर रहे थे?
खून से गंदे तत्वों को निकाल दे रहे थे, हटा दे रहे थे, प्लाज्मा को ही रिप्लेस कर रहे थे, उसकी जगह नए तरल पदार्थ को इंजेक्ट करते हैं। और दूसरी विधि जो है आपके सामने है इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने शरीर को एंटीबॉडी देकर और ज्यादा ताकत प्रदान की। और तीसरी है फिजियोथेरेपी, जिसमें कि व्यायाम के माध्यम से अपने बॉडी की इम्यूनिटी को हम मजबूत बना रहे हैं। तो ये बेसिकली 3 तकनीकी होती हैं। तो इसी तरह से इसका इलाज संभव है। तो उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। आखिर में आते हैं अभ्यास प्रश्न के ऊपर, जो कि पीवाईक्यू और मुख्य परीक्षा दोनों लिहाज से आपके लिए हैं। तो आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए है कि गुइलेन-बेरे सिंड्रोम यानी जीबीएस किस प्रकार की बीमारी है। विकल्प आपके सामने हैं, हृदय रोग, तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी, त्वचा रोग या संक्रामक फंगल संक्रमण। और एक प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा के लिहाज से है कि गुइलेन-बेरे सिंड्रोम क्या है, इसके कारण, लक्षण और उपचार प्रक्रिया पर विस्तृत प्रकाश डालिए। तो उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।